सही वर्तनी वाला मुझे बता दीजिए कौन सा शब्द है। गगनचुंबी कैसे लिखा जाता है? ये तो गगनचुंबी लिखा हुआ है, ये भी सही नहीं है साथियों, गगनचुंबी होता है ना कि चुंबी होता है। तो आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद देखिए, मीनाक्षी को अपने किए की कुल्हाड़ी मिलेगी, गुड़िया मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा या सजा मिलेगी? तो इस खाली जगह में पता क्या शब्द आएगा? सजा मिलेगी, यानी कि मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, ये होता है पूरा वाक्य। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? अक्ल को पत्थर पर रखना नहीं, अक्ल को पत्थर से मारना नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाने को कहा जाता है अक्ल पर पत्थर पड़ना। उसके बाद देखिए साथियों, जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा जंगली हो गई, कक्षा शांत हो गई, कक्षा भक्त हो गई, कक्षा पागल हो गई। मैं कहूंगा कक्षा शांत हो गई, ये होना चाहिए, आंसर आपका भी है। उसके बाद देखिए साथियों, विभूति शब्द का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो विभूति का पर्यायवाची पता इसमें से क्या हो जाएगा साथियों? प्रतिभूति, सुंदरता, अनुभूति, ऐश्वर्य। मैं कहूंगा ऐश्वर्य हो जाएगा विभूति का। विभूति का मतलब होता है साथियों धन, दौलत, संपदा, संपत्ति, पैसा, माया, रुपया, इन सब चीजों को कहते हैं। और ऐश्वर्य का मतलब भी साथियों वही होता है साथियों, पैसा, धन, दौलत। उसके बाद देखिए साथियों, ग्रह कार्य पूरा करना नहीं। देखिए पूरा देखिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित आपको करना है। मुझे अभी अपना ग्रह कार्य पूरा करने हैं, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। करने हैं यहां पर गलत लिखा हुआ है, पूरा क्या होना चाहिए? करना है, यानी कि ग्रह कार्य पूरा करना है। देखिए ग्रह कार्य पूरी करने हैं, ये भी गलत है, ग्रह कार्य पूरा करना है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मुझे अभी अपना ग्रह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला सवाल सातु, वर्तनी आपको बताना है कौन सी बिल्कुल सही। देखिए अल्पायु आधा ला बनता है तो गलत हो जाएगा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अल्पायु की अगर बात करते हैं साथ तो अल्प धन आयु बनेगा, यानी कि इसकी वर्तनी जो है वो ऑप्शन नंबर डी वाले शब्द की बिल्कुल सही वर्तनी है। उल्लू बनाने का मुहावरे का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। उल्लू की तरह जागना नहीं, मूर्ख बना, बिल्कुल साथ। तो बिल्कुल किसी को मूर्ख बनाने को ही कहा जाता है उल्लू बनाना। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है। क्या इसमें दिक्कत कहां पर है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है साधु। देखिए होना यह चाहिए था, समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर करना ठीक नहीं, बैर जाना ठीक नहीं, ये गलत हुआ है साथियों। बैर यहां पर आपका जवाब जो होगा वो बैर जाना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए साथियों बैर करना ठीक नहीं, ये होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका भी हो जाता है। उसके बाद देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जन्मांध कैसे लिखा जाता है। तो इन चारों में से जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जन्मांध, बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। मछली का आंख पर निशाना नहीं होना चाहिए, मछली की आंख पर निशाना होना चाहिए। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? धनुष से मछली की आंख पर, बिल्कुल साथियों धनुष से मछली को, ये भी गलत है, के ये भी गलत है। मैं कहूंगा पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, उत्कृष्ट का विलोम आपसे यहां पर पूछते की अगर बात करते हैं साथ तो इसका विलोम क्या होगा? मैं कहूंगा निकृष्ट हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं साथ तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो शुक्ल होता है। कष्ट का विलोम क्या होता है साथ? तो सुख होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक आंख न भाना, इसका मतलब क्या होता है साथ? तो जरा भी अच्छा न लगना, बिल्कुल साथ इसका मतलब यही तो होता है, एक आंख न भाना यानी कि जरा भी अच्छा न लगना। उसके बाद देखिए, पुलिन का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो पुलिन का मतलब कुलीन होता है, प्राचीन होता है या नवीन होता है? नहीं साथियों, कगार होता है। पुलिन का मतलब क्या होता है साथियों? पुलिन का मतलब होता है कगार, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कगार पता किसे कहा जाता है साथियों? किनारे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ज्योति ने एक नमकीन गीत सुनाया, मधुर गीत सुनाया, खट्टा गीत सुनाया, ठंडा गीत सुनाया, तो मैं कहूंगा मधुर शब्द यहां पर आना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि स्तुति का विलोम क्या हो सकता है। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? देखिए, अपकार का विलोम उपकार होता है, प्रशंसा का विलोम निंदा होता है, और निंदा की अगर बात करते हैं साथ तो निंदा का विलोम क्या? प्रशंसा हो जाएगा। स्तुति की अगर बात करते हैं साथ तो स्तुति का विलोम यहां पर क्या होगा? निंदा होगा, और निंदा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। मतलब स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना, यानी कि प्रशंसा करना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा करना, यानी कि किसी की बुराई करना। उसके बाद देखिए, अगला सवाल, मांस खाने वाले के लिए एक शब्द मुझे बता दीजिए। उसको सर्वाहारी नहीं कहते बल्कि उसको मांसाहारी कहते हैं, जो मांस खाता है, इसलिए सही जवाब आपका भी होगा। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको साथियों बंजर कहा जाता है, जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है। उसके बाद देखिए साथियों, जो वाक्य में रेखांकित अंश है उसको आपको प्रतिस्थापित करना है। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता नहीं बनी रहती। अब नहीं आना चाहिए था तो जब आना चाहिए, यानी कि जब तक उसकी आवश्यकता नहीं बनी रहती। तो ये आपका हो जाएगा, जो अंडरलाइन वाला है ना शब्द, उसकी जगह पर ये आएंगे ऑप्शन नंबर ए वाले शब्द। चलिए साथियों, 20 सवाल आपके हिंदी के हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितने सवाल आपके सही रहे। अब साथियों यहाँ पर हम लोग जीके, जीएस के और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, पूरे के पूरे 20 सवाल। इसमें से भी चेक करिएगा कितने सवाल आपको पहले से आते थे, और ये समझ लीजिए साथियों, मेहनती तरीके से आप लोग इन सारे सवालों को देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों
जीके के। देखिए पहला सवाल है, पोवड़ा नृत्य जो है ना ये किस राज्य में किया जाता है? मैं कहूंगा ये महाराष्ट्र में किया जाता है पोवड़ा नृत्य। आगरा घराने का संस्थापक कौन है? तो आगरा घराने के संस्थापक इनका नाम है हाजी सुजान खान, और ये आगरा घराने के संस्थापक कहलाए जाते हैं। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सारस जो है ना उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक जो है साथियों ये किसके द्वारा लिखित है? तो मैं कहूंगा सत्य नडेला की अगर बात करें तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक है ये साथियों हिट रिफ्रेश। उसके बाद देखिए नंद वंश के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो महापदम नंद की अगर बात करें तो यही नंद वंश के संस्थापक थे। अगला देखिए, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां पर स्थानांतरित की? तो कहां पर स्थानांतरित की थी? आगरा के स्थान पर साथियों दिल्ली में स्थानांतरित की थी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों हिमाचल, सहाद्री और शिवालिक में, है ना। सहाद्री नहीं साथियों हिमाद्री, यानी कि हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है हिमालय पर्वतमाला को। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। मतलब साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको कहते हैं। बिल्कुल 7 वर्ष का होता है। 5 वर्ष नहीं, मैं कहूंगा साथियों यही आपका जवाब हो जाएगा। अब सारी चीजें यहां पर कवर अप है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ उसको पढ़ सकता है, उसको लिख सकता है, तो उसी को साक्षर व्यक्ति माना जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो साथियों M.N. रॉय ने किया था। M.N. रॉय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1976 में बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था। उसके बाद देखिए कोशिकाओं का वो समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? उसको क्या कहा जाता है? ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे आप लोग बताइए। उसको ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको ऊतक कहा जाता है। तो ऊतक आपके सवाल का जवाब हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकाओं का वो समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है उसको ही ऊतक कहा जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ताड़ के तेल विटामिन ई प्राप्त होता है क्या? नारियल के तेल से, गेहूं अंकुर के तेल से, सरसों के तेल से, मैं कहूंगा गेहूं अंकुर के तेल से विटामिन ई प्राप्त होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये तो खजुराहो में स्थित है। तो खजुराहो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर ये भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो मैं कहूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत बढ़ी थी, मतलब बढ़ोतरी हुई थी? क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों? बहुत ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिए, करंट अफेयर का सवाल है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 8% की वृद्धि हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों अपने देश भारत की अगर बात करें तो फरवरी 2026 में, अभी हाल फिलहाल में ये करेगा नहीं आना चाहिए, करी है, यानी फरवरी 2026 में अभी कुछ महीने पहले कौन सा देश, तो मैं कहूंगा अपने भारत देश ने एआई इंपैक्ट समिट की मेजबानी की थी। आंसर आपका सी होगा। किसने पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 8 विकेट लेकर इतिहास रचा है? तो ये काम किसने किया है? ये काम सोनम येशी ने किया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है साथियों? तीसरे स्थान पर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों आपके सवाल का जवाब बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया इनका नाम था और इनका भी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद देखिए इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसको मिलेगा? यानी कि ये पुरस्कार दिया जा चुका है डोनाल्ड ट्रंप को साथियों, ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के सवालों को देखिएगा साथियों, ये एसएससी जीडी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि एग्जामिनर हर बार इस टाइप के क्वेश्चन डालता ही डालता, और इस बार भी आपके परीक्षा में साथियों ऐसे सवाल आएंगे। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर 24 से 36 बना दिया गया है, उसी प्रकार 21 से यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो राइट आंसर तक आप लोग साथियों पहुंच जाएंगे, मुझे इतना यकीन है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लीजिए 24 से 36 हुआ, यहाँ पर साथियों 12 का गैप है, यानी कि 12 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम 12 बढ़ाते हैं साथियों 21 और 12 कितना हो जाता है? 33 हो जाता है, लेकिन 33 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह तरीका सही नहीं होगा। दूसरे तरीके की अगर बात करें,
ये एक काम करिए सातों, अगर दो नंबर, 2 को और 4 को जोड़ देते हैं तो 6 आ जाता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है सातों, 36 होता है। उसी प्रकार साथियों 2 और 1 को जोड़ देते हैं तो 3 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है सातों, यहाँ पर 9 हो जाता है। तो 9 क्या कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल साथियों 9 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है, साथियों यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करते हैं, जैसे कि ए बी सी ऐसे करके यहाँ तक जेड तक, तो अंग्रेजी वर्णमाला में एम, मान लीजिए साथियों एम कहाँ पर, यहाँ पर आएगा एम, तो एम के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? देखिए एम के अगर दाएं पूछा जाता, दाएं मतलब सीधा हाथ, तो एम एन, एम के बाद एन आता है, तो अगर दाएं पूछा जाता तो एन बताते, लेकिन यहाँ पर एम के बाएं पूछा गया है तो क्या आएगा साथियों, एल आएगा। तो एल आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा सवाल ऐसे भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं पांचवा अक्षर कैसे देखेंगे साथियों, एम एन ओ पी क्यू आर एस। देखिए एम के दाएं पांचवा, 1 2 3 4 5, तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, आर होगा, फिर ऑप्शन में आर होगा तो आर आपको लगा देना है, ऐसे सवाल साथियों। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, एक शब्द आपको दे रखा है साथियों जस्टिफाई, JUSTIFY में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर छोटे हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में छोटे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे इसको भी साथियों आप कर सकते हैं, जस्टी और FY फाई हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं साथियों, मान लीजिए ए कुछ भी लिख सकते हैं, ए के लिख दीजिए, AKB, और आपका यहां पर अगर बात करते हैं एल और डी लिख दिया। अब अगर मान लीजिए इस शब्द की जगह पर जो जस्टिफाई लिखा है अगर ये लिखा होता तो ये सवाल आता, पता है इसका जवाब कैसे क्या निकालते? देखिए ए और बी है ना, बी और डी, देखिए बी और डी यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी इसके बीच एक लेटर होता है और यहां पर भी इसके बीच एक लेटर है, ठीक है ना, और क्या कुछ मिल रहा है, ए बी नहीं, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस शब्द में एक ऐसा अक्षर युग्म है, जिसमें प्रत्येक बीच उतने ही अक्षर छोटे हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, यहां पर भी आपको वही चीज बताना है। देखिए JUSTIFY, तो यहाँ पर S और T तो हमें मिल गया है, यानी कि इनके बीच कहाँ, देखिए 19 पर होता है, 20 पर होता है, और क्या कुछ मिल रहा है, JU नहीं, IFFY, या इधर से अगर देखें तो इधर भी नहीं मिल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ जस्टिफाई में एक ऐसा अक्षर युग्म है जिसमें से प्रत्येक के बीच उतने अक्षर छूटे हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक शब्द है ADER, के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया जाए। यानी कि आपको यहाँ पर एक शब्द दे दिया गया है ADAR और पूछा जा रहा है सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि जिसका कोई मतलब होना चाहिए। इन लेटर का इस्तेमाल करके हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, एक सेकेंड, ADER, आर है, आर हो गया। अच्छा यहां पर अगर हम बात करें एक वर्ड बन सकता है डियर, यानी कि DEAR, एक वर्ड ये बन गया। दूसरा वर्ड अगर कोई साथियों बन सकता है रीड बन सकता है, READ, रीड हो गया, इसका भी मतलब हो सकता है। और एक और बन सकता है साथियों DARE, डेयर, डेयर भी बन सकता है, यानी कि और कुछ बन सकता है, और नहीं साथियों मेरे हिसाब से बन सकते हैं, यानी कि 3 आपका जवाब होगा। 3 ऐसे सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि अक्षर युग्म केवल एक बार प्रयोग किया गया, यानी कि 3 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 54 आएगा, उसके बाद 192 आएगा। ये मुझे आपसे आंसर चाहिए, इसका साथ ध्यान रखिएगा। 525 फिर 1080, तो 0 से 8, 8 से 54, 192, 525, 1080, कैसे क्या लॉजिक यहाँ पर साथियों लग सकता है? देखिए अगर हम जैसे कि मान लीजिए अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये 2 का क्यूब हमें लग रहा है, 2 का क्यूब हमने कर दिया। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, देखिए एक काम आप इसमें ये कर सकते हैं, अगर 2 का क्यूब करके आपने 1 से गुणा कर दी तब भी ये 8 बनेगा, है ना, तब भी साथियों क्या बनेगा, तब भी ये साथियों यहाँ पर 8 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 के बाद साथियों 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3, और 3 का क्यूब कर देते हैं तो 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 की गुणा अगर हम 2 से कर देते हैं तो 54 बन जाता है। यानी कि 2 का क्यूब गुणा 1, 3 का क्यूब गुणा 2, अब यहाँ पर 4 आएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो अगर 64 की गुणा हम 3 से करा देते, क्योंकि 1 से गुणा कराई, 2 से कराई, 3 से कराई, तो क्या 192 बनेगा? अगर 192 बनेगा तो ये सही है। 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 छंग 18 और 1 19, बिल्कुल साथ, तो 192 बन गया। यानी कि अब यहाँ पर 5 आना चाहिए, यहाँ पर तो क्या 3 से गुणा कर दी, यहाँ पर 5 आना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए और फिर 4 से गुणा कराया जाना चाहिए। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 की 4 से गुणा करा दीजिए, 525 आएगा। तो 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 कम 4 और 1 5, यहाँ पर तो 500 आ रहा है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। अच्छा इसकी अगर बात करते हैं तो अब 6 आएगा, 6 का क्यूब आएगा और गुणा 5 आएगी, यानी कि 6 का क्यूब होता है 216 और गुणा 5 से कर दीजिए
5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 8 हो जाएगा, 5 दूना 10। यहाँ पर तो 1080 ही आया है। यहाँ पर सवाल में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा असंगत है, तो मैं कहूंगा कौन सा असंगत है, 525 असंगत है, 525 नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह पर 500 आना चाहिए था। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 525 असंगत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। अच्छा, डायरेक्शन वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। एक बार बाईं ओर मुड़ा, देखिए एक बार बाईं ओर मुड़ा और चला, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, फिर से बाईं ओर मुड़ गया और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा, यानी कि ये दिशा कौन सी दिशा होती है, ये दिशा तो पूर्व दिशा कहलाई जाती है। तो पूर्व आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 मित्र हो गए, एक पंक्ति में हमने इनको बैठा दिया। यानी कि रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर बैठा, यानी कि हरि के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, हरि के दाईं ओर रमेश बैठा हुआ है। इंदर रमेश और श्याम के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो रमेश हमें कॉमन मिल रहा है, बस हमें यही चीज चाहिए होती है, ठीक है ना, यही चीज हमें चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे हम लोग। अब रमेश को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, मान लीजिए रमेश हमने यहाँ पर बैठा दिया। देखिए अब जरूरी नहीं हमने 5 यहाँ पर लिए हैं तो 5 यहाँ पर हो, क्या पता हमें एक इधर से बढ़ाना पड़ जाए तो इधर से हम एक कट कर देंगे, इधर बढ़ाना पड़ जाए तो इधर से हम एक कट कर देंगे। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ इस टाइप का जब भी सवाल आता है। तो रमेश हरि के निकटतम दाएं बैठा है, तो हरि किधर बैठेगा, हरि इधर बैठेगा, हरि के निकटतम दाएं ही तो बैठेगा। यानी कि रमेश और श्याम के बीच इंदर बैठा है, तो रमेश ये हो गया, रमेश और श्याम के बीच में कौन बैठा हुआ है, साथ इंदर बैठा हुआ है, तो इंदर आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि गोपाल हरि के निकटतम बाएं बैठे, यानी कि हरि के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है, गोपाल बैठा हुआ है। तो इधर हमने बढ़ाया, इधर हमने एक जगह कट कर दी। अब कहा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में भाई साहब रमेश बैठे हुए हैं, तो रमेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, निशा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है। तो बताइए सबसे लंबा कौन होगा इसमें से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं हम लोग। रोशन हार्दिक से लंबा है और हार्दिक सुशील से छोटा है ना। देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है, तो सबसे पहले इसको ही लिख लीजिए। हार्दिक की अगर हम बात करते हैं साथियों, हार्दिक से लंबा कौन है, हार्दिक से लंबा रोशन है, तो हार्दिक से लंबा यहाँ पर मैंने रोशन लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक जो है ना, हार्दिक ये सुशील से छोटा है। अच्छा यहाँ पर एक बात लिखी थी, सुशील रोशन से छोटा है, सुशील रोज, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर रोशन का जिक्र और हार्दिक का जिक्र है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी कि हार्दिक जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, है ना, नहीं हार्दिक नहीं, सुशील आना चाहिए, सुशील यहाँ पर आना चाहिए। हार्दिक सुशील से छोटा है, यानी कि सुशील यहाँ पर आना चाहिए। और कह रहे हैं कि सुशील रोशन से छोटा है, सुशील जो है ये रोशन से छोटा है, तो मेरे हिसाब से साथियों पहले रोशन आएगा, उसके बाद साथियों सुशील आएगा, है ना, सुशील आएगा और फिर जो आएगा फिर साथियों यहाँ पर हार्दिक आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हैरी से लंबी है निशा, थोड़ा रुक जाइए, किंतु हार्दिक से छोटी, यानी कि निशा जो है ना ये हार्दिक से छोटी है। निशा की अगर हम बात करते हैं, निशा जो है ना ये हार्दिक से छोटी है। बताइए, अच्छा एक इस लाइन को भी हम लोग कर लेते हैं। हैरी से लंबी निशा है, हैरी से लंबी निशा है, तो हैरी से लंबी निशा हो गई। बताइए सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबे तो रोशन साहब हो गए, तो रोशन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कहां पर रोशन है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बता दीजिए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं, है ना। अच्छा पिछड़े वर्ग के, तो पिछड़े वर्ग कहाँ हो गए, पिछड़े वर्ग तो सातु ये सर्किल में हो गए, शिक्षित लोग सातु ये आपके ट्रायंगल में हो गए, नियुक्त वाले लोग भी बड़े वाले सर्किल में हो गए। अच्छा अशिक्षित लोगों की यहाँ पर बात चल रही है, यानी कि शिक्षित लोगों की बात नहीं चल रही है। आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने कितने जो है ना ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं और नियुक्त भी होना चाहिए। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है। पिछड़े वर्ग का 5 भी है और नियुक्त भी है, लेकिन शिक्षित नहीं है क्योंकि ये अशिक्षित है 5। तो कुल मिला के 5 कहां पर लिखा हुआ है, 5 आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत आएगा। देखिए पीला एक तो यहाँ पर है, पीले के विपरीत पीला और कहीं पर है, पीला एक यहाँ पर है, पीला एक यहाँ पर है और पीला एक यहाँ पर है। मैं कह सकता हूँ पीला का विपरीत नारंगी और नीला नहीं हो सकता, तो नीला यहाँ पर है तो नीला नहीं हो सकता। पीला का विपरीत की अगर बात करते हैं गुलाबी और नारंगी भी नहीं हो सकता, तो गुलाबी यहाँ से कट हो जाएगा। पीले का विपरीत नीला और लाल भी नहीं हो सकता, लाल कट हो जाएगा। पीले का विपरीत गुलाबी और लाल भी नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा कि पीले का विपरीत बचा बैगनी, तो बैगनी ही हो जाएगा और बैगनी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातु 9 है, 13 है, 22 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए इसको नंबर सीरीज टाइप से भी कर सकते हैं हम लोग, 9, 13, 22, तो अगला नंबर सातु यहाँ पर क्या आ सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं 9 से 13 हुआ है तो मैं कहूंगा 4 बढ़ाया गया है, 13 से 22 हुआ है तो यहाँ पर 9 बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर
कितना बढ़ाएगा। तो जरा ये नंबर और ये नंबर से कुछ पता आपको लग रहा है। देखिए ये है 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। तो 9 में 4 जोड़ा 13 आया, 13 में 9 जोड़ा 22 आया, 22 में 16 जोड़ेंगे, ये नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 और 2 8 होता है, 2 और 1 3 होता है, यानी कि 38 आपका यहाँ पर आएगा। 38 क्या कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों, अच्छे सवाल है, अच्छा बढ़िया सवाल। कहा जा रहा है कि एक पुत्र और उनके पिता की आयु का योग कितना है साथियों? 40 वर्ष है। मान लेते हैं साथियों पिता को हम मान लेते हैं एफ यानी कि फादर, और पुत्र यानी कि सन इसको मान लेते हैं एस, यानी कि इन दोनों की आयु का योगफल जो यहाँ पर बताया गया है वो 40 वर्ष बताया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है ना, इतनी बात आपको ध्यान रखना है अभी। उसके बाद कहा जा रहा है कि 16 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इसको पता हम कैसे लिखेंगे? इसको पता साथियों हम कैसे लिखेंगे? पिता की आयु 16 वर्ष बाद इतनी होगी, पुत्र की आयु भी 16 वर्ष बाद, तो s प्लस 16 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक बात कही गई थी कि 16 साल के बाद पिता की आयु ये हो गई, ये जो पिता की आयु जो है ना ये पुत्र की आयु से 2 गुनी है, 2 गुनी है तो 2 से गुणा कर देंगे हम लोग। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब साथियों इसको जरा कैलकुलेट करिए, f प्लस 16 बराबर 2 की गुणा s से होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2s आ जाएगा, प्लस 16 दुना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये आपका f है, 2s उधर है, इधर आएगा साथियों माइनस का हो जाएगा, बराबर 32 है माइनस 16 उधर है, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या आ जाएगा? f आ जाएगा, देखिए f माइनस 2s आपका हो गया बराबर 32 में से 16 जाएगा साथियों आपका 16 हो गया। ये चीज हमें यहाँ पर मिल गई। अच्छा इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 साथियों इसके नीचे आप लोग रख सकते हैं, f आ गया, प्लस आ गया, s आ गया, ये वाला लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा साथियों, और ये आपका 16 आ गया, है ना। ये क्या हो गई? ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये 1 हो गई। अच्छा एक काम करिए साथियों, आप क्या नीचे रख लीजिए, है ना, जो इक्वेशन 2 को है ना इसको नीचे रख लीजिए। f हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, 2s हो गया, बराबर आपका 16 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये वाली हमने नीचे लिख ली है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे? देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का कर दीजिए, ये माइनस का है प्लस का कर दीजिए, माइनस का कर दीजिए। 40 में से साथियों 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, 24 हो गया। अब 2s में से साथियों s जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर साथियों? एक तरीके से अगर बात करते हैं, सॉरी ये प्लस का 2s हो गया, अच्छा तो प्लस का 2s और s तो ये तो जुड़ जाएगा, 3s हो जाएगा, और f माइनस का f प्लस का f से f कैंसिल हो जाएगा। तो 3s बराबर कितना आया है? 24 आया है। तो s बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 24/3 आ जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि s बराबर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि s क्या था? s साथियों सन यानी कि पुत्र की आयु कितनी निकली है साथियों? 8 वर्ष निकली है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इस समय पुत्र की आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए साथियों? अगर कोई दिक्कत आपको लगी हो तो इस सवाल को एक बार और आप लोग देख लेंगे, शुरू से देख लेंगे इस सवाल को, सॉल्यूशन को आप लोग की समझ में आ जाएगा दोबारा में, वरना तो पहली बार में आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, बताइए 7 बार बजने में कितना समय लेगी? सिंपल सी बात है भाई साहब, यहाँ पर कहा गया है कि 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। कितना? 33 सेकंड का समय लेती है। अगर मैं आपसे कहूं एक बार बजने में कितना समय लेगी? एक बार बजने में 33/12 सेकंड का समय लेगी। कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब जब देखिए एक बार बजने में इतना सेकंड का समय लेती है, 7 बार बजने में कितना समय लेगी? तो 7 से इसकी गुणा कर दीजिए, 7 बार बजने में और फिर 7 से इसकी भी गुणा करना पड़ेगी। तो 7 बार बजने में इतना समय लेगी, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 कम 3 3 कम 3 3 चौक 12 हो जाएगा, 7 की गुणा 11 से होगी 77/4 आ जाएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करें साथियों, देखिए 4 से करें तो 4 कम 4 3 इधर चला जाएगा, 4 नीम आपका 36, यानी कि लगभग 19 सेकंड का समय लेगी। लेकिन इसमें 19 नहीं है, 18 है, तो 18 आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, बताइए 7 बार बजने में लगभग 18 या 19 मिनट का समय लेगी। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। उनकी आयु की अगर बात करते हैं, उनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:4 के अनुपात में उनकी आयु का अनुपात है, यानी कि एक अगर 2 का है, दूसरा 3 का होगा, चौथा 4 वर्ष का होगा। तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी होगी, इसकी आयु आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर यहाँ पर एक चीज देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 33 है, तो मैं कहूंगा साथियों उन 3 व्यक्तियों की कुल आयु का योगफल कितना होगा? 33 गुणा 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 की गुणा इस 33 से हो जाएगी, आपको योगफल पता चल जाएगा, मतलब औसत से गुणा हो जाएगी। तो 3 3 9 3 3 9, यानी कि उन तीनों की कुल मिला के आयु का योगफल 99 वर्ष बना। अच्छा इसका अनुपात दे रखा है 2x प्लस 3x प्लस आपका 4x दे रखा है, इनकी आयु का अनुपात है। इनका योगफल कितना है? 99 है, ठीक है ना।
2x 3x 5x 4x 9x, यानी कि 9x बराबर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 99/9 आ जाएगा। 9 से कैंसिल होगा तो x बराबर 11 आ जाएगा। अब देखिए, अब बताइए किसकी आयु चाहिए, इसकी आयु, इसकी आयु, इसकी आयु। सबसे बड़े की आयु चाहिए यानी कि इसकी आयु चाहिए, तो 4x की वैल्यू आपको बताना है। 4 गुणा 11, x बराबर 11 है तो 44 वर्ष होगी। ये सबसे बड़े की आयु पता चल जाएगी। सबसे छोटे की पूछे तब भी आप बता सकते हो, बीच वाले की पूछे तब भी आप बता सकते हो। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक मछली वाला धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर, धारा का विरुद्ध का मतलब यह है, मान लीजिए पानी का बहाव इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेकिन कोई नाव जो चला रहा है, बोट जो चला रहा है वो इस तरफ चला रहा है, तो ये कहते हैं सातु धारा के विरुद्ध, जलधारा के विरुद्ध, नदी के बहाव के विरुद्ध। तो मछली वाला जो है ना, ये धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करता है तथा 15 मिनट में लौट आता है। अच्छा, लौटता जो है, देखिए जाने में इसको दिक्कत होगी, थोड़ा स्लो चले क्योंकि धारा इधर की तरफ बह रही है, लेकिन आएगा बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि धारा भी इधर जा रही है और ये भी इधर को ही जा रहा है। तो सबसे पहले अगर बात यहाँ पर बात करते हैं, देखिए साथियों 20 मिनट का आपको समय दे रखा है। समय की अगर बात करते हैं कितना दे रखा है, 20 मिनट का समय दे रखा है। 20 मिनट को घंटे में बदल लीजिए क्योंकि घंटे यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो एक काम करिए साथियों, घंटे में बदलने के लिए 20 मिनट को 60 से भाग कर देते हैं। 20 एकम 20, 20 तियां 60, यानी कि 1/3 यहाँ पर सातु आ जाएगा आपका घंटा। ठीक है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पर सातु हम चाल निकाले, क्यों? क्योंकि हमें दूरी भी पता है, दूरी है 2 किलोमीटर और समय कितना है, समय है सातु 1/3, तो कुल मिला के दूरी 2 किलोमीटर की है और समय कितना 1/3। ये 3 इधर नहीं, ये 3 ऊपर को आ जाएगा। तो एक काम करिए, इसको हटा दीजिए और ये ऊपर को आ गया 3, तो चाल कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। यानी कि चाल जो आपकी निकलेगी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की निकलेगी। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं सातु चाल, है ना, उसकी चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसकी सातु यहाँ पर चाल है। ये चाल कौन सी निकली, ये ध्यान रखिएगा सातु, ये चाल आपकी धारा के विरुद्ध निकली है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम धारा के साथ चाल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 15 मिनट है, इस 15 मिनट को भी उसी में बदलो, 15/60 बदलोगे तो सातों 1/4 हो जाएगा, है ना। चाल निकाल रहे हैं, चाल दूरी कितनी है, दूरी 2 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर वही 1/4 आ जाएगी, 4 इधर आ जाएगा, तो कुल मिला के 4 दूना 8, यानी कि अब चाल कितनी निकलेगी, अब चाल आपकी निकलेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो है ना, ये धारा के साथ चाल है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए सवाल में कि धारा की गति कितनी होगी और आपको मतलब जल की धारा के विरुद्ध चाल दे रखी हो और जल की धारा के साथ साथ चाल दे रखी हो, तो बहुत आराम से आप धारा की गति निकाल सकते हो। बस इन दोनों को डिफरेंस कराना है, यानी कि 8 - 6 और बटे 2 आपको लगा देना है। कितना निकलेगा, 2/2 निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की चाल आएगी, धारा की गति आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ये चीजें तो दोनों चीजें आपको निकालना होंगी। कभी कभी दे भी दे दी जाती है तो सवाल में, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल। ये अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, इसको एक बार और देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए साथों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर अगर देखिए मीटर में यहां पर आंसर आएगा, तो ये जो चाल है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। कैसे बदलोगे सातु, 72 है ना। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना होती है तो 5/18 से इसकी साथियों गुणा करा दी जाती है। 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि चाल आपकी कितनी निकल आई है, 20 मीटर प्रति सेकंड सातु यहाँ पर चाल निकल आई है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, समय यहाँ पर आपको दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय आपको यहाँ पर दे रखा है 22 सेकंड का, 22 सेकंड का आपको यहाँ पर समय दे रखा है। तो दोनों चीजें आपको दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूरी बराबर हम निकाल लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, 20 गुणा आपका 22 हो जाएगी, ये दूरी निकल आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर सवाल में कभी भी ट्रेन का जिक्र हो और प्लेटफॉर्म का जिक्र हो, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई का जिक्र हो और ट्रेन की लंबाई का जिक्र हो, तो दूरी क्या होती है, दूरी साथू मैं आपको बता देता हूं। तो दूरी जो हम मानते हैं वो ट्रेन की लंबाई मानते हैं प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मानते हैं। तो ये असल में दूरी जो होगी ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी, बराबर 20 गुणा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको दे रखी है, क्या, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इतने मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है साथियों, 200 मीटर है। 200 बराबर 20 गुणा 22, और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, यानी कि इस वाले ट्रेन की लंबाई आपको निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करके ट्रेन की लंबाई आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखिए ट्रेन की लंबाई बराबर ये क्या हो जाएगा साथियों, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 440, ये 200 इधर है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा साथियों, ट्रेन की अगर बात करते हैं
तो 240 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं 240 मीटर लंबी ट्रेन होगी, यही आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए साथियों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है साथियों, ये सही नहीं, यहाँ पर 22.5 आएगा, ये 0.5 नहीं आएगा, ये आएगा 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति के बराबर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यानी कि ये एक मीटर प्रति सेकंड, ये क्या है, ये एक चाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कन्वर्ट करो, इसको बदलो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देना, लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देना। यानी कि इसमें फर्क कितना है, ये है 5/18 और ये है 18/5, तो कुल मिला के 22.5 की हम कर लेंगे 18/5 से। इसको कैलकुलेट करिए, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, 2 है 2 इधर आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 गुणा 18, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये आपका इतना हो जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, 0 आ गया और ये आपका 11 आ जाएगा और ये आपका 8 आ जाएगा। पॉइंट लगा दी, यानी कि मैं कहूँगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी क्या होगी, ये इसकी चाल होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए आपसे कहा जा रहा है कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है तथा दूसरा नल उसी जलाशय को, यानी कि एक जलाशय जो है ना 6 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह से 8 घंटे में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो जलाशय को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा। यानी कि अब हम एक ऐसा नंबर यहाँ पर ले लेंगे जो कि 6 से भी कटे 8 से भी कटे। कौन सा नंबर लेंगे, 48 ले लेंगे। 6 चंग 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि टोटल पानी मान लेते हैं साथियों, क्या मतलब उसल पानी साथियों मान लीजिए जलाशय में क्या है 48 है और ये पहला वाला भरता है 8 है ना, तो दूसरा वाला साथियों भरता है 6, यानी कि दोनों अगर मिलकर भरते हैं तो कितना भरेंगे, 14 भरेंगे। तो कुल मिला के टोटल पानी इतना है और 1 घंटे में इतना भरा जा रहा है, तो कितने घंटे टोटल लगेंगे इसको कैलकुलेट करिए। 2 से अगर इसको कट करते हैं 24 आता है, नीचे वाले को कट करते हैं 7 आता है। ठीक है, अब अगर कट करें 7 3 आपका 21 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो वो 3 ऊपर आ जाएगा। यानी कि कितने घंटे का समय लगेगा, 3 सही 3/7 घंटे का समय लगेगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।